वेलकम टू सुनील सहगल मीडिया स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे कि घर बैठे फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। ये बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टेप बाय स्टेप लेसन को समझना है और जिस तरीके से मैंने आपको ये लेसन सिखाया है उसको फॉलो करते हुए आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो चिंता मत करिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हों, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ मेरे वीडियोस को देखना है, उसके हर लेसन को पढ़ना है, उसके हर लेसन को समझना है और जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाई हैं उसे आप करते जाइए। समय लीजिए, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए और अच्छा लिखिए। ध्यान रखिए, कभी भी ज़िंदगी में जब भी आप लिखें, शुरुआत करें तो ओरिजिनल रहने की कोशिश करें। अब हम आते हैं कि प्रोफेशनली लिखा कैसे जाता है। इसकी दो सूरत होती है प्रोफेशनली लिखने की। एक तब जब आपको कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई डायरेक्टर आपको असाइन करता है कि फला फला जॉनर पर कोई कहानी लिख कर लेकर आओ या तुम्हारे पास है तो हमें सुनाओ। दूसरी सूरत ये होती है कि जब हम पहली बार लिखते हैं अपने लिए, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि हम लिख सकते हैं कि नहीं। और आज जो आपको प्रयास करना है, जो कोशिश करनी है, वो सेकंड स्टेज की, कि हम लिख सकते हैं कि नहीं। पहले आपके हाथ में एक अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी प्रोडक्शन हाउस आपको सुनेगा, आपकी कहानी को पसंद करेगा, या कोई डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि फिल्म की कहानी लिखी कैसे जाती है। और ऐसी सूरत में जब आप एकदम रॉ हैं, मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई थॉट नहीं है, तब आप शुरुआत कैसे करेंगे? आपको पता है, यू नो व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज लाइक अ डॉट। डॉट का मतलब ये होता है कि जब आप पन्ने में कुछ लिखते हैं तो अपना नाम जब आप लिखते हैं तो उसमें एक डॉट फॉर्म होता है, तब नाम की शुरुआत होती है। वो डॉट दिखता नहीं है, वो आपके नाम में छिपा हुआ होता है। उसी प्रकार से आइडिया जब आप जनरेट करें तो एकदम ही छोटा आइडिया जनरेट करिए, एकदम छोटी सी चीज से आइडिया जनरेट करिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर भाई, भाई पर कहानी हो सकती है, आपकी बहन पर कहानी हो सकती है, कोई चीज उस पर भी पूरी कहानी घूम सकती है। पेंसिल, एक सीरियल आई थी वो ना, पेंसिल, पेंसिल जादुई पेंसिल पर एक सीरियल आई थी, आप लोग ने देखी होगी। या फिर जैसे कि कोई गन, गन पर कहानी हो सकती है। आपके किरदार को, आपके नायक को या नायिका को अगर गन मिल जाए अचानक, तो फिर वो क्या करेगी? क्या करेगा? वो जाकर पुलिस स्टेशन में देगा, क्या करेगा? और ऐसी सूरत में अगर उसके पास गन आ जाए, जब वो किसी से बहुत लड़ा है, अपनी पत्नी से लड़ा है, अपने दोस्त से लड़ा है, अपने बॉस से लड़ा है, और ऐसे में अगर वो किसी हथियार की खोज कर रहा हो और ऐसे सूरत में उसके हाथ में गन आ जाए, तो वो क्या करेगा? उसका इस्तेमाल करेगा या जाके पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है। आपने सिर्फ सोचा गन, और गन के इर्द गिर्द आपने पूरी कहानी घुमाई। तो आइडिया इतना सूक्ष्म होता है, इतना बारीक होता है, इसीलिए मैं उसे डॉट कहता हूं। सो ऑलवेज स्टार्ट योर आइडिया विथ अ डॉट। एक छोटी सी चीज लीजिए, फिर उसको एक्सपांड करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक डॉट से बनाइए आप आपके अनुसार एक चीज, वो रिश्ता, दोस्ती, संबंध, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा सेकंड स्टेज पे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आपने
आइडिया पे काम कर लिया होगा, या हम मान के चलते हैं कुछ लोगों से आइडिया बनाने के चक्कर में कहानी बन गई होगी। तो ये मैं इसको जल्दी बनाना कहता हूँ, क्योंकि हमेशा बेबी स्टेप लेना चाहिए। आइडिया के बाद जो स्टेप आता है वो है कॉन्सेप्ट। कहानी अभी समय है, कहानी को बाद में बनाइएगा। अगर आपने बना ली है तो देखिए कि आपने करेक्ट बनाई है कि नहीं। आइडिया के बाद आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। बचपन में आपने मॉरल स्टोरी पढ़ी होगी स्कूल में, दादी माँ ने सुनाई होगी। तो हर कहानी में एक मॉरल होता है, मतलब उस कहानी के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं, समाज को लेसन देना चाहते हैं, खुद को लेसन लेना चाहते हैं। समवेयर वी हैव टू गिव सम मैसेज टू समबडी। तो क्या आपकी कहानी में ऐसा कुछ है? जब आपने आइडिया सोचा तो वो सिर्फ एक आइडिया है कि उससे कुछ डिफाइन हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट पे काम करिए और ये तय करिए कि आप अपनी कहानी के माध्यम से, चाहे वो कैसी भी कहानी हो, कहना क्या चाहते हैं ना। तो शुरुआत करिए, अपना काम पे लग जाइए और कॉन्सेप्ट डिफाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं। जी, जॉनर का मतलब नहीं पता? बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। जॉनर का मतलब जो होता है वो है विषय। तो क्या है आपकी कहानी का विषय? कॉमेडी है, थ्रिलर है, एक्शन है, रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांस वाली फिल्म है, क्या है? डिसाइड करिए। आपको पता है आपकी जो कहानी होती है उसमें ही जॉनर छिपा होता है। और कभी कभी हमें असाइंड किया गया होता है, या हम पहले से ही शुरुआत में ही हम जॉनर पहले डिसाइड करते हैं, फिर हम आइडिया पे काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जॉनर पे हम पहले डिसाइड करते हैं, फिर हम आइडिया पे काम करते हैं। कभी हम आइडिया पे काम करते हैं और फिर जॉनर पे आते हैं। आपको एक मैं कहानी सुनाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। एक बार मैं कहानी बना रहा था, तो इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। मैंने एक आइडिया डिसाइड किया और वो था दो भाई। दिस वॉज माई कॉन्सेप्ट, दो भाई। अब हुआ ये कि दो भाई, मेरी कहानी के जो दो भाई थे वो मेले में गए, बचपन की बात, मेले में गए और बिछड़ गए। और हुआ ये कि जो बिछड़ने के बाद एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, क्योंकि पुलिस वालों को मिल गया तो पुलिस वाले ले गए, और कुछ चोर चक्के उनको उठा के ले गए दूसरे वाले को। तो बड़ा होके एक चोर बना और एक पुलिस वाला बना। तो जब मैं ये कहानी बनाने लगा तो मुझे लगा 75 बार ये फिल्म बन चुकी है इस प्रकार की, चोर एंड पुलिस वाली स्टोरी, इसमें नया क्या है? तो आई वेंट बैक, मैंने फिर से कहानी बनाना शुरू किया। नाउ आइडिया डिफाइंड हो चुका था और मैं स्टिक हो चुका था एक आइडिया पे, और वो था दो भाई। अब ये हुआ ये कि मेरी कहानी के दो भाई अब इस बार जंगल गए। जंगल में पहुंचे, रास्ता भटक गए। अब अचानक शेर आ गया। तो शेर को देख के दोनों घबरा गए। तो बड़े ने कहा छोटे से, भाई तू आगे जा, मेरे ऊपर 50 प्रकार की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शेर मुझे खा गया तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? तो छोटे ने कहा भैया आपके ऊपर तो, मतलब आपने तो ज़िंदगी देखी है, लाइफ भी देख ली, मोहब्बत भी कर ली, मैंने तो वो भी नहीं किया, तो अब मुझे जीने दो भाई। तो ये कॉमेडी है, इसके थ्रू हम कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप एक कॉमेडी जनरेट हो रही है। फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं कॉमेडी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग कुछ करना चाहता हूँ। फिर मैं वापस आया, फिर दो भाई। अब जंगल बहुत ही फैसिनेटिंग लगा तो मैं उन्हें वहाँ जंगल ले गया। दो भाई जंगल पहुँचे।
कहानी देखिए एक प्रकार से बनती जा रही है और पकड़ में भी आ रही है। दो भाई जंगल पहुंचे और शेर इंटरेस्टिंग था तो मैंने शेर को भी रख लिया। अब दो भाई जंगल पहुंचे, सामने से शेर खड़ा है, उन्हें देख रहा है, खाना चाहता है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। बड़े भाई ने कहा कुछ भी हो जाए मैं छोटे को आँच नहीं आने दूंगा। वो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई सोच रहा है कि आज कुछ भी हो जाए मैं भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा, अपनी ज़िंदगी कुर्बान करूंगा। दिस इज़ द टाइम टू सेक्रीफाइस। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मैं दिखाना चाहता हूँ। तो दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, अपनी जान देना चाहते हैं। तो दिस इज इमोशंस, ट्रेजेडी, इमोशनल ड्रामा। तो देखिए जॉनर, जिस हिसाब से मैं कहानी बना रहा हूँ जॉनर बदल रहा है। अब बेचारा शेर परेशान, हताश कि यार ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि नहीं कि किसको खाना है मुझे। फ्रस्ट्रेटेड होके वो चला गया, इनकी जान में जान आई, बच गए। अब ये और अंदर गए और गहरे गए बाहर निकलने के लिए कि कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन हुआ उल्टे कि वहाँ और ये गहरे जंगल में पहुँच गए और सामने उन्हें बहुत बड़ी हवेली नजर आई। अब ये हैरान, जंगल में हैरान, जंगल में हवेली कहाँ से आ गई। एनीवे रात का वक्त हो रहा था, धीरे धीरे अंधियारा छाने वाला था, तो वो अंदर चले गए प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। दरवाज़ा खोला, जैसे अंदर पहुँचे वो क्या देखते हैं, सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर जिसमें हूबहू दोनों भाई एक राजा के पोशाक में तस्वीर है उनकी वहाँ पे। बोथ आर पजल्ड, अरे हमारी तस्वीर यहाँ पे कैसे। अब देखिए ये कहानी रिकार्नेशन की हो सकती है, ये कहानी थ्रिलर हो सकती है, किसी ने जाल बिछाया है, प्लॉट किया है, दे आर फिल्थी रिच पीपल। ये जो दोनों किरदार हैं मेरे, वे फिल्थी रिच कैरेक्टर हो सकते हैं और उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछाया। ये भी हो सकता है कि जैसे वो घबराएं, बाहर निकलने की कोशिश करें तो दरवाज़ा बंद हो जाए, एंड दिस इज द ट्रैप क्रिएटेड बाय द गोस्ट। सो इट कैन बी हॉरर मूवी। अब ये कब होता है, ये क्यों होता है? ये ऐसी सूरत में होता है जब आपका जॉनर डिसाइड नहीं हो और आप आइडिया पे काम कर रहे हैं। तब आप क्या हो रहा है, आप वाइल्ड घूम रहे हैं, कभी कॉमेडी की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी थ्रिलर की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी आप हॉरर जा रहे हैं। ऑल दिस पॉसिबिलिटी गलत नहीं है, ये सोच भी गलत नहीं है। अब इस प्रोसेस में आप देखिए कितनी कहानियां बन रही हैं। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि कभी भी अपने आप को बंधन में मत बांधो। डोंट प्री डिसाइड व्हाट इज योर जॉनर, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड डिसाइड ऑल्सो। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस। कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो चलिए अपना जॉनर डिसाइड करिए, फिर हम आते हैं कहानी कैसे बनती है उस पर। चलिए, थैंक यू। स्टोरी का मतलब ये होता है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्टोरी में आपका बिगिनिंग, मिडिल और एंड डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कहानी की शुरुआत होनी चाहिए, आपके जो कैरेक्टर हैं वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, उसका मकसद जो है उसको लेकर संघर्ष दिखना चाहिए, और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसका अंत दिखना चाहिए। चाहे वो उसमें जीत हो, हार हो, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। तो कहानी तभी कहानी कहलाती है फिल्मों में जब उसमें एंड डिफाइंड हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आप अपने लिए लिख रहे हैं। तो आप कहानी 2 पन्ने की लिखिए, उससे ज़्यादा की मत लिखिए। उसमें एंड डिसाइड करिए। बहुत कठिन होता है एंड मिल पाना, और अच्छा एंड मिलना कठिन होता है। तो एंड ढूंढिए। अगर आपको एंड मिल जाता है तो बिगिनिंग डिफाइंड करिए। आप उसको लीनियर पैटर्न में लिखिए, नॉन लीनियर पैटर्न में लिखिए, दोनों स्टेज पे जैसा आपको पसंद आता है वैसा लिखिए, लेकिन स्टोरी बनाइए।
अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसमें भारत का पूरा योगदान है, कला के क्षेत्र में, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसको विकसित किया था, और वो है नाट्य शास्त्र में लिखा गया नवरस। अब देखो नवरस कितना इंटरेस्टिंग है। नवरस का मतलब होता है इमोशंस। ये वो इमोशंस होते हैं जब कोई पाठक, जो रीडर होता है, कहानी पढ़ता है। फिल्मों के पहले तो किताबें होती थी, इसलिए मैं कहानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाटक होते थे तो नाटक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो कुछ भी घटना कहानी में घट रही है उसका सीधा प्रभाव रीडर पे पड़ता है और वो उस इमोशंस में चला जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी क्रोधित होता है। तो जब भी आप लिखिए, आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है, कौन से इमोशंस के साथ वो जी रहा है या खेल रहा है, वो इमोशंस वो अहम नहीं है। उसका प्रभाव दर्शक पर क्या पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि नवरस है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब कि रोमांस। श्रृंगार का उच्च भाग रति होता है, जिसका मतलब इरोटिका होता है। फिर आता है हास्य। हास्य का मतलब होता है कॉमेडी। फिर है रौद्र। रौद्र का मतलब है एंगर। फिर ट्रेजेडी है, करुण रस। करुण रस का मतलब है ट्रेजेडी। फिर आता है वीर रस। वीर रस मतलब ब्रेवरी, कुछ अचीवमेंट। एंड देन अद्भुत। अद्भुत का मतलब है अमेजमेंट, कुछ विशेष, कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और कभी घृणा भाव जो होता है उसको हम विभत्स भाव कहते हैं, डिस्गस्ट फीलिंग जो होती है। एंड फिर डर होता है, भयानक, भय, फियर। और अंत में आता है शांत रस, मतलब पीस। तो ये सारे रस हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्मों में इसको बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक कहानी सुना के भी आपको ये बात समझाऊंगा कि रस के माध्यम से आप ऑडियंस को कैसे बांध सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे श्रृंगार है, ऐसी बहुत सी रोमांटिक फिल्म जो होती है, खास तौर से जो रोमांस से भरी हुई फिल्म है, तो उसका जो मुख्य इमोशंस है वो श्रृंगार है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हास्य नहीं होगा या उसमें करुणा नहीं होगा, उसमें दूसरे एलिमेंट्स नहीं होंगे। दूसरे एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इमोशंस हैं। जो अहम है, जो ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इमोशंस को मिक्स करते हो ना, तो ऑडियंस को उसका रस बहुत इंटरेस्टिंग मिलता है। चलिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। कहानी कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब ड्रामा कैसे क्रिएट करते हैं, और इमोशंस को कैसे आप, ऑडियंस के इमोशंस को कैसे आप टर्न ट्विस्ट करते हैं, तो मज़ा आता है। आपकी कहानी के दो पात्र हैं, दो दोस्त हैं, एक हीरो है और उसका एक फ्रेंड है। एक क्लिफ में, पहाड़ की ऊंचाई पर वो लोग बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, कॉलेज के बारे में बात हो रही है। तो हीरो का जो दोस्त है वो हीरो को पूछता है कि तुम्हें शालिनी पसंद है? पता नहीं, शालिनी मुझे क्यों पसंद होगी? बोला यार झूठ मत बोल यार,
शालिनी को जब भी तुम देखते हो तो कुछ कुछ होता है। नहीं नहीं, शी इज लाइक अ फ्रेंड, लाइक योर फ्रेंड, लाइक माय फ्रेंड। अब हीरो के दोस्त को पता है कि हीरो को शालिनी पसंद है, वो खाली उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा है, और हीरो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ऐसी सिचुएशन आपने बहुत बार फिल्मों में देखी होगी। तब जब ये कन्वर्सेशन हो रहा है, तब कौन से इमोशंस ऑडियंस के अंदर आ रहे हैं? स्वाभाविक है रोमांस के, क्योंकि रोमांस की बातें हो रही हैं। तो जो दर्शक है वो अपने प्यार के बारे में सोच रहा है, आप उसको एक इल्यूजन वर्ल्ड में ले गए, उसकी अपनी दुनिया में। क्योंकि दर्शक जो है वो अपने आप को पात्र में ढूंढने लगता है, कैरेक्टर में ढूंढने लगता है, और वही गेम आप खेलते हैं। अब हीरो मान नहीं रहा है, दोस्त मना रहा है, तो दोस्त प्रवोक करता है और बोलता है यार मान लेना यार, कुछ तो होता है जब भी वो आती है, तो शालिनी से तेरा प्यार है। ऐसे यार ये सब जबरदस्ती मत बुलवाया करो मुझे यार, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। एंड देन ही स्टार्ट टिकलिंग हिम। जो ही दोस्त है उसको यार टिकल नहीं करने का, मुझे गुदगुदी होती है, तो वो टिकल करने लगता है। जब उसको लगता है कि अच्छा तो टिकलिश है, एंड ही स्टार्ट टिकलिंग हिम। जब वो टिकल करता है तो भागता है अपने आप को बचाने के लिए। अब दोनों हंस रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मस्ती हो रही है। क्या भाव पैदा हो रहे हैं? हास्य पैदा हो रहा है, यू नो, बिकॉज कैरेक्टर्स आर डूइंग फन। अब होता क्या है कि भागते भागते वो क्लिफ के एज तक पहुंच जाता है, और अचानक वो ट्रिप हो जाता है। हीरो जो है वो अचानक नीचे गिरने लगता है, दोस्त हैरान हो जाता है, और हम दिखाते हैं कि हीरो जो है वो गिर रहा है। क्या भाव पैदा हो रहा है ऑडियंस के मन में? भय, फियर, अरे ये तो गया, डेथ हो गई हीरो की। बट हीरो जो है उसके हाथ में अचानक पेड़ की एक शाखा आ जाती है, और उस पर वो उसको पकड़ लेता है और वो झूलने लगता है। अब जिसको हम सिनेमैटिक लिबर्टी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही लॉजिकल अगर आप फिल्म बनाएंगे तो कभी भी नहीं लिख पाएंगे। अब हीरो का जो दोस्त है वो कार की डिक्की से रस्सी लेकर आके लटकाता है नीचे की तरफ। अब ये मत पूछिएगा कि रस्सी आई कहाँ से, इसी को हम कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी। ठीक है। अब वो जो दोस्त जो है रस्सी लटका रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी के बाद, बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद वो रस्सी वो पकड़ता है हीरो, और फिर उसको खींचता है। जिस प्रकार का संघर्ष हम दिखाते हैं वो अद्भुत भाव है। और जैसे ही हीरो ऊपर आता है, टेंशन क्रिएट किया है हमने, जैसे ही वो अचीव कर लेता है तो वो वीर भाव है। और जैसे ही वो उसको गले लगाता है, हीरो जैसे ही ऊपर आता है, दोस्त को गले लगाता है, एंड सेज कि तू ऐसे ही मेरे को छोड़ के जा रहा था। तो हीरो कहता है तेरे जैसा आदमी रहेगा, तेरे जैसा कोई दोस्त रहेगा तो मुझे मरने देगा। एंड देन दे बोथ कडल। और ये है वात्सल्य। इसमें ट्रेजेडी है, इसमें रोमांस है, इसमें थ्रिल है, अद्भुत भाव है, वीर रस का भावना है। तो क्या करते हैं, आप एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि ये इमोशंस के साथ आप खेल सकें। नवरस को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका मैंने आपको उदाहरण पेश किया। वरना कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होके भी ये पूछ सकता था हीरो का दोस्त कि भाई तुमको शालिनी पसंद है कि नहीं, या कॉलेज के कैंपस में, कैंटीन में, कहीं पे भी। तो ये आनंद आता, ऐसा आनंद जनरेट होता कहानी में? नहीं होता। तो कहानी, सीन क्रिएट करिए, ड्रामा क्रिएट करें। बात वही कहनी है, लेकिन
ड्रामा के बिना, इमोशंस को खेले बिना आप नहीं कह सकते। नौ रस के अलावा भी दो और रस हैं। एक है वात्सल्य, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। दूसरा है भक्ति। तो ये सारे भी इमोशंस लोगों में होते हैं। वात्सल्य का मतलब बहुत से लोग हैं जो गलत तरीके से समझते हैं कि वो बच्चे का ही माँ बाप और बच्चे के बीच में होता है। ऐसा नहीं है। वात्सल्य जो है, पेरेंटल लव इंग्लिश में हम कहते हैं, वो दोस्तों में भी जो भी भाव, बहनों में, भाइयों में, माता पिता और बच्चों में जो संबंध है वो है वात्सल्य। वात्सल्य को थोड़ा सा बड़े रूप में देखिए। तो चलिए आपकी कहानी में देखिए आपने कितने इमोशंस डाले हैं, और अगर नहीं डाले हैं तो इनकॉर्पोरेट करिए और आपकी कहानी को अच्छी तरीके से बनाइए। फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए। तो आपने स्टोरी पे काम कर लिया होगा। बहुत से लोगों को स्टोरी बनाने में अड़चन आई होगी, डिफ़िकल्टी आई होगी, और उसका कारण ये है कि आपने एलिमेंट को नहीं समझा। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी? स्टोरी के बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आप अच्छी कहानी नहीं बना पाएंगे। तो अच्छी कहानी बनाने के लिए एलिमेंट्स को समझना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है प्लॉट। दूसरा जो है वो है सेटिंग। तीसरा जो है वो है कैरेक्टर्स। चौथा जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट। और पांचवा जो है रेजोल्यूशन। तो ये 5 पॉइंट को हम समझेंगे बारीकी से, तब जाके हम इसके एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ, एक एक एलिमेंट्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए और इसका इस्तेमाल कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्लॉट के बारे में। यू नो व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट इज अ एलिमेंट विच कैरी फॉरवर्ड्स योर स्टोरी। प्लॉट वो तत्व है जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है। ट्रिगर पॉइंट, है ना, हुक पॉइंट, अब इसे कुछ भी कहना चाहे कहिए। कहानी में, एक फीचर फिल्म की कहानी में जो 2 घंटे की कहानी होती है उसमें तकरीबन 5 प्लॉट्स होते हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी आपको मोटा मोटा कहानी में मुख्य प्लॉट क्या है वो आपको समझ के रखना है। अभी आपको 2 पेज की कहानी बनानी है, उसमें प्लॉट को वीव करना है। अगर आपने बना ली है तो देखिए आपका प्लॉट आया कि नहीं। प्लॉट का मोटिव सिर्फ इतना है जो कहानी को आगे बढ़ाए, ऐसी घटनाक्रम, ऐसा इंसिडेंट्स, ऐसी डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाए। तो चलिए प्लॉट के बारे में सिर्फ इतना ही काम करिए, और हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो है सेटिंग। सेटिंग क्या है? सेटिंग कहानी की मतलब परिवेश, कहाँ पर सेट है, किस समय की कहानी, किस स्थान के बारे में आप कहना चाह रहे हैं। वो पीरियड ड्रामा है, वो कंटेम्प्रेरी समय की कहानी है, वो गांव की कहानी है, वो शहर की कहानी है। आपका जो प्रीमाइस जो है वो कहाँ पे सेट किया हुआ है, किस जगह पे आप अपनी कहानी को कहना चाह रहे हैं। तो वो डिसाइड करिए, उसको डिफाइंड करिए, और सेटिंग पे अच्छे तरीके सोचिए।
अब हम आते हैं स्टोरी एलिमेंट के तीसरे भाग पर, जिसको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन। तो आपकी कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य कैरेक्टर है, उसको डिफाइन करिए, उस पर काम करिए, डिसाइड करिए वो कौन से रीज़न से बिलोंग करता है, उसका मोटिव क्या है, वो पाना क्या चाहता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, वो मिडिल क्लास है, पुअर है, वो रिच है, उसका पहनावा क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अलग से करेक्टराइजेशन पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बेसिक पे काम करिए, एक बेसिक करेक्टर डिफाइन करिए जो आपकी स्टोरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए तो शुरुआत करिए, फिर हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी खाना बिना मसाले के अच्छा नहीं बनता। चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो तो उसमें पेपर एंड सॉल्ट चाहिए, या हमारा देसी खाना हो। तो हमारी कहानी का, स्टोरी का जो एलिमेंट का मसाला है वो है कॉन्फ्लिक्ट। अब बिना कॉन्फ्लिक्ट के कहानी नहीं बन सकती। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, विरुद्ध, प्रतिकार। ठीक है, कहानी में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, हीरो उस रेजिस्टेंस से फाइट करेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं डिटेल बात करूँगा हर सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपकी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ से लड़ना चाह रहा है, वो आपका जो पात्र है, वो पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकते हैं, वो किससे लड़ना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो पाने की जद्दोजहद में जो संघर्ष है वही कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बिना कहानी में कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई कहानी है जो हैप्पी गो लकी है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो कहानी में कोई मज़ा नहीं। तो कभी विलेन आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कहानी में, तब जाके कहानी दमदार बनती है। जब कोई ऑब्स्टिकल्स आता है, रुकावट आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो इस प्रकार से पहले कहानी का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस मेजर कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढिए और उस पर काम करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी भाग पर, जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है जो सवाल आपने कहानी में खड़े किए थे उसके जवाब मिले क्या। जो पाठक है, दर्शक है, व्यूअर है, वो ये जानना चाहेगा कि जो मुद्दे आपने खड़े किए थे, जो हर्डल्स आपने क्रिएट किए थे, जो मकसद हीरो को चाहिए था, वो पूरा हुआ या नहीं, किस प्रकार से आपने अपनी कहानी का अंत किया। ये बहुत अहम है। ज़रूरी नहीं है कि जो हीरो है आपका उसको सफलता मिले, असफल भी हो सकता है, ज़िंदगी में ट्रेजेडी भी होती है। तो खुशी है, दुख है, जो कुछ भी आपकी कहानी का अंत है वो डिफाइन करिए, क्योंकि उत्तर लिए बिना दर्शक संतुष्ट नहीं होगा। So you have to satisfy the question which you have raised in the beginning. So जवाब ढूंढिए, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो उस पर काम करिए और सही जवाब ढूंढिए, ताकि आपका जो दर्शक है वो सेटिस्फाइड हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं करेक्टराइजेशंस के ऊपर। करेक्टराइजेशंस का मतलब है पात्र, आपके जो करेक्टर डिफाइंड आपने किए हैं, तो उसको हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के मुख्य करेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा मल्टीपल। प्राइमरी कैरेक्टर वो होता है जो आपका नायक है और विलेन है। नायिका हो सकती है,
दूसरा सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, मम्मी पापा दोस्त, विलेन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हीरो का दोस्त, ये सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। और तीसरे कैरेक्टर जो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं वो क्राउड है, वो छोटे मोटे कैरेक्टर जो कहानी के इर्द गिर्द फिलर का काम करते हैं, कहानी को भरने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से ये कैरेक्टर होते हैं कहानी में। अब हम क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स के ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कहानी का कैरेक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब आपका हीरो आपका विलेन, ये बहुत ही स्ट्रांगली डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई कहानी बना रहे हैं जहाँ पे हीरो का विलेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग है, जैसे शोले जैसी एग्जाम्पल फिल्म हो, तो आपका विलेन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई फिल्म बना रहे हैं जिसमें विलेन के साथ आपका स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट है, टिपिकल 80s टाइप ऑफ फिल्म या मसाला फिल्म जिसे हम कहते हैं, तो एक बुरा आदमी है और एक अच्छा आदमी है। तो जो बुरा आदमी है वो जितना स्ट्रांग होगा, हीरो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से निखर कर आएगा। अब कैरेक्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि उसकी उम्र, उसका पहनावा। अब पहनावा कैसे होगा, उसके रीजन से बिलोंग करता है। शहर का है तो शहर के कपड़े पहनेगा, गांव वाला है तो गांव के कपड़े पहनेगा, साउथ इंडियन है तो हो सकता है कि वो लुंगी वगैरह पहने। केरला का अगर बैकड्रॉप है तो काफ़ी सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल होता है, आप वहाँ के फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो। राजस्थान है तो वाइब्रेंट कलर है। उसका आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपके कैरेक्टर की, वो अमीर है तो रिच कपड़े पहनेगा, गरीब है तो स्वाभाविक है कि गरीब कपड़े होंगे। उसकी एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन डिफाइन करेगी उसके डायलॉग, वो किस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करेगा। सड़कों पे पला बड़ा अगर इंसान है तो वो नुक्तों का इस्तेमाल नहीं करेगा। नुक्ते मतलब जैसे जिंदगी, ख्वाब, है ना, जिंदगी बोले। एनीवे, ये डायलॉग का भाग है, लेकिन आपके कैरेक्टर बहुत ही क्लियर डिफाइन होने चाहिए। टीचर की भाषा अलग होती है, एक गरीब इंसान की भाषा अलग होती है। अब गरीब में भी पढ़ा लिखा होगा तो उसकी भाषा अलग होगी। मैं जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैरेक्टराइजेशन पे आप काम करिए, एक एक कैरेक्टर डिफाइन करिए। उनके अपने एक खासियत होती है हर कैरेक्टर में, उसका स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी, ये डिफाइन करिए। उसके ट्रेड्स क्या हैं, पर्सनालिटी क्या है। कैरेक्टर ट्रेड्स के बारे में मैं अलग से बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ह्यूमन साइकोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड किताब पढ़िए, कैरेक्टर्स को और स्टडी करिए। और इसको कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए जब आप कैरेक्टर, क्योंकि कहानी बिना कैरेक्टर के लिए बनती नहीं है, और कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपका दो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ ऑब्जर्वेशन और दूसरा है इमेजिनेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकते हैं, वो बाहर आप जब भी जाते हैं, बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात ऐसे कैरेक्टर के साथ होती है। अगर कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको नज़र आता है तो आप अपनी कहानी में उसको, मतलब अपने नोट्स में आप उसको लिख के रखिए। फिर जब भी कोई कहानी बना रहे हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, आपने देखा है ऐसा इंसान,
इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं, आपने क्रिएट किया। ठीक है। और आप मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कैरेक्टर देखा, ऑब्जर्व किया, उस कैरेक्टर के अंदर आपने उसके कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल किया और कुछ एलिमेंट आपने इमेजिन करके क्रिएट किया कि फला फला व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो क्या करेगा, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहेगा। मुन्ना भाई एग्जांपल देख लीजिए, वो फिल्म का खासियत ही ये है कि एक भाई डॉक्टर के पोशाक में जब चला जाता है तो अपने आप कहानी बनती है, अपने आप ह्यूमर जनरेट होता है। तो चलिए आप अपने कैरेक्टर पर काम करिए और फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टर ट्रेट्स पर बात करने के लिए। क्या है कैरेक्टर ट्रेट्स? बहुत प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं दुनिया में। मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, आप भी एक कैरेक्टर है, पूरी दुनिया कैरेक्टरों से भरी पड़ी है। मजाक मजाक में हम कहते हैं ना यार ये बड़ा ही कि अपने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो मजाक अलग हुआ, मुद्दे पे आते हैं। तो देखेंगे हम कि क्या ट्रेट्स होते हैं इंसानों में, और उन इंसानों के जो ट्रेट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी कहानी में, तो कहानी सुंदर बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है। एक कैरेक्टर होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी है। बहुत सी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने वो कैरेक्टर प्ले किया। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बहुत बोलता है, बातूनी है, मतलब एक शर्मिला और एक मिलनसार। तो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर होता है। ऐसे एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर भी आपने बहुत देखे हैं, है ना। शोले फिल्म में जया जी का जो कैरेक्टर है वो इंट्रोवर्ट, और हेमा मालिनी का जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रोवर्ट। और वही कहानी की खासियत है। सिमिलरली जय और वीरू कैरेक्टर, एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी, और दूसरे होते हैं आशावादी ऑप्टिमिस्टिक। कभी कभी एक ही इंसान में दोनों एलिमेंट मौजूद होते हैं और वही उसकी जर्नी है। हीरो शुरुआत में पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी होता है, अरे ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे क्या करना है। इनडिफरेंट होता है, टोटली इनडिफरेंट होता है। फिर सर्कमस्टेंसेस उसे फोर्स करता है और वो ऑप्टिमिस्टिक बनता है। पूरी दुनिया पैसिमिस्ट हो जाती है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। होगा, करेंगे, जीत हासिल होगी। फिर हम आते हैं ऐसे कैरेक्टर पर जो इगोइस्टिक होते हैं। फिर कुछ माइजर होते हैं मतलब कंजूस होते हैं, कुछ जोवियल होते हैं, मस्करे किस्म के होते हैं, कुछ लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। ऐसे बहुत से कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं इंसानों में। मैसोचिस्ट होते हैं जो स्त्रियों के बारे में खूंखार विचार रखते हैं, उनका बिहेवियर बहुत खूंखार होता है। ब्रूटल होते हैं, क्रूअल होते हैं। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, आप उसको लेकर पढ़िए, किताबें पढ़िए, गूगल करिए और जानकारी हासिल करिए और अपनी कहानी में डिफाइन करिए कि आपके हर कैरेक्टर का ट्रेट्स क्या है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में।
मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट तो बताई है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। तो मेनली 5 प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट होती है। मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर, मैन वर्सेस मशीन, मैन वर्सेस सोसाइटी एंड मैन वर्सेस हिमसेल्फ। तो चलिए अभी एक एक को डिटेल में समझते हैं। मैन वर्सेस मैन का मतलब होता है कि एक बुरा आदमी के खिलाफ अच्छे आदमी की लड़ाई। समाज में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। तो जो बुरा आदमी है वो समाज में बुराई का काम करता है, तो जो नायक है वो उस व्यक्ति को ख़त्म करता है ताकि वो समाज में बुराइयाँ नहीं फैलाए। तो एक बुरा व्यक्ति होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैन वर्सेस मैन की है। बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है हिंदी फिल्मों का, कॉमर्शियल सिनेमा का जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है, वो मैन वर्सेस मैन पे बड़े पैमाने में काम करता है। दूसरा जो टॉपिक है, जैसे मैन वर्सेस मशीन। आपने ऐसी बहुत सी अंग्रेजी फिल्में देखी होंगी जहाँ पे हीरो की जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, मशीन के खिलाफ है। मशीन इंसान पर हावी हो रही है। ऐसी अनेकों फिल्में हैं अंग्रेजी में, अगर आप देखते हैं, अगर आप नहीं देखते हैं तो देखिए। तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वह है मैन वर्सेस नेचर। अब जो आप हीरो जो है फिल्म का, वो नेचर को काबू में लाने की कोशिश करता है, या नेचर जो है वो समाज पे, सोसाइटी पे आक्रमण करता है। तो नेचर से अपने आप को किस तरीके से बचाता है। वो बीमारियां हो सकती हैं, वो तूफान हो सकता है, वो बाढ़ हो सकती है, वो भयानक बारिश हो सकती है, वो आग हो सकती है। हिंदी में एक बर्निंग ट्रेन फिल्म थी। तो ऐसे अनेकों फिल्में हैं, अनेक फिल्में हैं जहाँ पे नेचर के खिलाफ जो है नायक फाइट करता है और उसमें जीत कर निकलता है, मतलब नेचर को काबू करता है। आप नेचर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंट्रोल में ला सकते। अब हम बात करेंगे मैन वर्सेस सोसाइटी के बारे में, मतलब समाज। अब समाज जो है वो, उसमें एक स्वभाव होता है समाज का, वो बदलता नहीं है, वो जड़ हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो फिल्म का जो नायक है या नायिका है वो समाज के खिलाफ लड़ते हैं उसमें बदलाव लाने के लिए। तो नौ फिल्म की जो मुख्य कहानी है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैन वर्सेस सोसाइटी है। लव मैरिज देख लीजिए, या फिर विधवा स्त्री का विवाह देखिए, या जाति प्रथा देखिए, या हिंदू मुसलमान के दंगे देख लीजिए। ऐसे जो भी कुरीतियाँ हैं, रीति रिवाज जो है, या कन्वेंशनल थिंकिंग है हमारी, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है तो समाज रिएक्ट कर रहा है। एक यंग स्त्री का एक बूढ़े इंसान से, उम्र के इंसान से शादी हो जाना, या फिर उल्टा एक यंग लड़का एक बुजुर्ग स्त्री से प्यार करने लग जाए, या गे रिलेशनशिप पर कोई
कहानी हो, ऐसी कोई भी कहानी जिस पर समाज रिएक्ट करता हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैन वर्सेस सोसाइटी कहलाती है। तो देखिए आपकी कहानी में ऐसा कुछ मुद्दा है क्या, या आपको ऐसा मुद्दा पसंद आता है तो उस पर कहानी बनाइए। और हम आखिरी वाले टॉपिक पे आते हैं, मैन वर्सेस हिमसेल्फ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, जहाँ पे नायक अपने ही खिलाफ लड़ रहा है, अपनी कमियों को। मैन वर्सेस हिमसेल्फ, उसकी लड़ाई किसके साथ है? उसकी लड़ाई जो है वो अपने से है, अपनी कुरीतियों से लड़ रहा है, वो अपनी बैड हैबिट से लड़ रहा है। उसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं या डर है, जो फियर है, उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या वो जी नहीं पा रहा है, या निराशावादी हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, तो उसमें से बाहर निकलता है, तब जाके वो नायक बनता है। जो अपनी लिमिटेशंस को ओवरथ्रो करता है, उस फियर से वो बाहर निकलता है, वो मैन वर्सेस हिमसेल्फ कहलाता है। अल्कोहलिक, कोई शराबी की कहानी जिसने अपने आप को गिव अप कर दिया हो कंप्लीटली, या जिसके अंदर किसी प्रकार का एक डर बन गया हो किसी चीज़ को लेकर, फिर सर्कमस्टेंसेस उसको वही काम करने के लिए फोर्स करते हैं, और फिर हिम्मत जुटा के वो काम करता है। हारा हुआ खिलाड़ी वापस से खेलने की कोशिश करे बहुत सालों के बाद, एक फौजी जो वापस से युद्ध में लड़ाई करे, या फिर कोई व्यापारी जो हार गया हो, बिजनेस में लॉस कर चुका हो, लेकिन एक बार हिम्मत जुटाता है बुढ़ापे में वो भी, और फिर से वो जीत कर आगे निकलता है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर आप मैन वर्सेस हिमसेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे मेजर कॉन्फ्लिक्ट और उनका डिटेल। लेकिन कहानी में कभी भी याद रखिएगा, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है और बाकी दूसरे जो हैं वो सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट एक फिल्म के अंदर हों, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो आप डिसाइड करिए कि आपकी कहानी का मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और किस किस सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट को आप इस्तेमाल करके आप कहानी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी जॉनर पे आप खेल रहे हो। इवन फॉर एग्जांपल कॉमेडी, बहुत फिल्मों में मैन वर्सेस मशीन का इस्तेमाल करके आप कॉमेडी क्रिएट किए हैं। एग्जाम्पल, अचानक हीरो कहीं जाना चाह रहा है और आप उसकी गाड़ी जो है वो पहुंच नहीं रही है, खराब हो जा रही है, बीच बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जिससे आप चाहे जो बना सकते हैं, आप कोई भी इमोशंस बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, चाहे नर्वस का इस्तेमाल करें, चाहे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, चाहे कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करें, इन सारे ये सब धीरे धीरे आपके टूल्स बनते जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, वो सारे टूल्स की जानकारी आपको होती जाएगी, और उस टूल्स के माध्यम से आप एक अच्छी कहानी बना पाएंगे। मैं ये हमेशा लोगों को कहता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में कहानी खराब नहीं बनती, कभी नहीं खराब बनती है, अगर आप सही तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी माँ खराब खाना बनाती है, कभी पापा जिनको खाना बनाना आता है वो खराब खाना बनाते हैं? नहीं बनाते। हमेशा खाना अच्छा ही बनता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, जैसे हमेशा बनाया जाता है। कभी कारपेंटर गलत फर्नीचर बनाता है? नहीं बनाता है, अमूमन नहीं बनाता। वो जानता है चार पाए देने हैं, बेस बनाना है, वो गलती नहीं करता है। हर प्रोफेशन में आप बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके कहीं कोई गलती नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलती होगी। ड्राइवर गाड़ी अच्छी चलाएगा, अगर रूल को तोड़ेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा तो एक्सीडेंट करेगा।
अमूमन जो फिल्में ख़राब होती हैं वो प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ढंग से चीज़ों को कैजुअली लिया गया, इस वजह से कहानी ख़राब बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर आप काम करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने आपकी कहानी का स्ट्रक्चर कर लिया? बहुत ज़रूरी है कहानी को स्ट्रक्चर करना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कहानी एक पैटर्न में मूव करती है, उसका एक अपना ग्राफ होता है, हम उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपकी कहानी 2 घंटे की है, तो कहानी में स्वाभाविक है बिगनिंग होगा, मिडिल होगा और एक एंड होगा। तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका जो बिगनिंग का जो स्टेज है, जब आप कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट ले सकते हैं अपनी कहानी की शुरुआत करने में। शुरुआत में आप क्या करते हैं, आप आपके कैरेक्टर को स्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम सेटअप कहते हैं। कहानी के कैरेक्टर ओपन करिए, उनको स्टैब्लिश करिए, आपस के संबंध को डिफाइंड करिए, और आपको क्या करना है, आपको इंसाइटिंग इंसिडेंट क्रिएट करना है। इंसाइटिंग इंसिडेंट का मतलब होता है, कि ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से कहानी में मोटिव डिफाइंड हो। तो इंसाइटिंग इंसिडेंट डिफाइंड करिए, जो आधे घंटे में स्टैब्लिश होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आधे घंटे में वो स्टैब्लिश हो। वो स्टैब्लिश होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर आपके पास 1 घंटा है। उस 1 घंटे में आप राइजिंग एक्शन डिफाइंड करेंगे। राइजिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो भी मोटिव डिफाइंड हुआ है उसको पाने के लिए हीरो संघर्ष करता है। जब भी याद रखिए मैं हीरो कह रहा हूँ, इसका मतलब कहानी हीरोइन की भी हो सकती है, मुख्य पात्र, ठीक है। तो वो जो मुख्य पात्र है वो राइजिंग एक्शंस की तरफ बढ़ता है, घटनाएं होती हैं, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। सबसे कठिन पीरियड है ये, क्योंकि बिगनिंग तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, अंत आप बना ही लेते हैं, जो क्लाइमैक्स है। तो ये जो बीच का भाग है, फिल्म बीच के भाग में ही अच्छी होनी चाहिए। अगर बीच का भाग अच्छा नहीं है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ज़्यादातर जितनी भी फिल्म देखिए तो बोरियत आपको शुरुआत में नहीं होती। शुरुआत में तो आप कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्लाइमैक्स से नहीं होती, क्योंकि रिजॉल्व हो रहा होता है मुद्दा। हर मुद्दा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ते हुए रिजॉल्व हो रहा होता है। बोरियत होती है जब मिड पार्ट आपका वीक है। तो सबसे ज़्यादा इस पर काम करिए, इसके लिए आपको मिलते हैं 1 घंटा, 60 मिनट्स। तो डिवीज़न इस प्रकार से 30 मिनट सेटअप मतलब इंट्रोडक्शन है, मिड पॉइंट 60 मिनट का है, और 30 मिनट आपका क्लाइमैक्स के लिए। जो राइजिंग एक्शन आपने 60 मिनट में डिफाइंड किया है वो डिसेंडिंग एक्शंस की तरफ बढ़ेगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट। एक एक सवाल जो आपने खड़े किए थे उसका वो जवाब देता जाएगा हीरो, उसकी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ता जाएगा, हर्डल्स फेस करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो विजयी होगा। हाई पॉइंट आपका 30 मिनट का क्लाइमैक्स पोर्शन होता है, जो आपका कहानी का हाई पॉइंट है, हाई ड्रामा। और इन सारे सवालों को जब हल कर लिया जाता है, जब सॉल्यूशन मिल जाता है और पब्लिक सेटिस्फाइड हो जाती है, तब वो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो बहुत अहम है कहानी का स्ट्रक्चर, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो फीचर फिल्म हो, चाहे वो टेलीविज़न सीरीज़ हो। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है। एक सीन में भी स्ट्रक्चर होता है। जब आप एक सीन करेंगे, उस सीन का भी बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। कोई भी सीन देखिए फिल्म में उठा के,
यूट्यूब में आप उठाइए, कोई सीन देखिए फिल्मों में, आप देखिए क्या एक शुरुआत हो रही है जो सॉफ्ट से शुरुआत होती है, अंत में ड्रामा से वो ख़त्म होता है। तो आपका कहानी फ्लैट नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ मैं देना नहीं चाहूँगा, आप खुद समझदार हैं, आप फिल्में देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सी फिल्म का स्ट्रक्चर सही है, कौन सी फिल्म का स्ट्रक्चर गलत है। क्लासिक एग्जाम्पल कहूँ तो रोमन पोलेंस्की की चाइना टाउन फिल्म है, जिसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आपकी स्टोरी को स्ट्रक्चर करिए, देखिए वो सही तरीके से स्ट्रक्चर हुई है नहीं हुई है, कितना भी समय लगे लीजिए, जल्दी मत करिए। कोई भी काम फटाफट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, उसको टेस्ट करिए। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है लिखने का, और कोई भी चीज़ साइंटिफिक तरीके से की गई होती है तो वो अच्छी बनती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसका एक नियम है, ठीक है। अब पहले सब्जी डाल के बाद में तड़का नहीं डालते, ठीक है। अब सब्जी डालने के बाद, पकाने के बाद नहीं काटते। तो देयर इज अ प्रोसीजर। उसी अनुसार जब भी कहानी बनाइए, उसको ढंग से स्ट्रक्चर करिए, उसका बिगनिंग डिफाइंड करिए, उसका मिडिल डिफाइंड करिए, और उसका अंत डिफाइंड करिए। और जो भी सवाल आपने खड़े करिए उसको पॉइंट में लिखिए, क्या क्या सवाल मैंने कहानी के माध्यम से खड़े किए हैं। हो सकता है कि आपने अंत में 2-3 सवाल खड़े किए, 2 का जवाब दिया, 1 का नहीं जवाब दिया, तो ऑडियंस बोलेगी क्या हुआ ये, इस व्यक्ति का क्या हुआ, कहानी तो इसके बारे में भी थी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। सो डोंट मिस द पॉइंट, रिजॉल्व ईच इशू विच यू हैव रेज्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्क्रीन प्ले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। फिल्म को फॉर्मेट कैसे किया जाए, फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसको फॉर्मेट कैसे किया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जो गलत तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हैं, और आप बहुत अनप्रोफेशनल लगते हैं जब आप गलत तरीके से लिखते हैं। तो लिखना जो तरीका जो पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, आप उसी तरीक़ों को इस्तेमाल करिए। कुछ बाज़ार में सॉफ्टवेयर हैं जो मिलते हैं, उनको ख़रीदिए, और ख़रीद के फिर जैसे वो फॉर्मेट किए गए उसी अनुसार करिए। किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और उसको फॉलो करते हुए लिखिए। तो फाइनल ड्राफ्ट जो है ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्क्रिप्ट राइटिंग का। इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आई प्रेफर फाइनल ड्राफ्ट, तो मैं फाइनल ड्राफ्ट के बारे में बात करूँगा। तो इसमें जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं, तो सबसे पहला जो है वो स्लग लाइन आप लिखते हैं जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे INT का मतलब है इंटीरियर, बेडरूम लोकेशन जो है आपकी, कहाँ पे ये सीन हो रहा है और कौन से समय पे हो रहा है, मतलब नाइट, तो ये जिक्र करिए। अगर दिन के वक्त हो रहा है या कोई बाहर के जगह पे हो रहा है तो EXT आएगा, मतलब एक्सटीरियर, आउटसाइड घर का जो इलाका है वो डे टाइम या आफ्टरनून, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए। इसके बाद आता है एक्शन लाइन, जो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। जो कुछ भी घटना घट रही है वो प्रेजेंट टेंस में घट रही है। तो रघु इज स्लीपिंग इन हिज बेड, श्वेता गेट्स इन एंड ट्राइज टू वेक हिम। श्वेता जो है वो कैरेक्टर का नाम है, कैरेक्टर का नाम आप लिखेंगे, ये सेंटर में आप लिखेंगे, पेज के सेंटर में। उसके नीचे पैरेंथेटिकल है, मतलब उसका एक्सप्रेशंस है, एक्टर रिएक्ट कैसे कर रहा है, तो पैनिक स्ट्रिकन है, जो भी उसके भाव हैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस लिखिए। बाद में रघु जल्दी उठो, दादी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये डायलॉग है, तो डायलॉग आप लिखेंगे। इसके नीचे जो मैंने एक चीज़ समझाने की कोशिश की है वो है श्वेता का कंटिन्यू, मतलब एक्सटेंशन। श्वेता एक डायलॉग बोल रही है, उसका एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैंने डायलॉग नहीं लिखा है, जो भी उसका कंटिन्यू डायलॉग होगा वो लिखेगी।
कंटिन्यू हम तब लिखते हैं कि जब कोई एक्टर को इंटरप्ट कर दे दूसरा एक्टर और उसके बाद वो फिर जब बोले, तब आप कंटिन्यू, मतलब वो पहले डायलॉग का कंटिन्यूएशन है, इसलिए कंटिन्यू उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। जब भी आपका सीन ख़त्म हो जाए, या तो आप कट टू लिखिए, डिज़ॉल्व लिखिए, या फिर फेड इन फेड आउट, जो भी आपकी ट्रांजिशन की आवश्यकता है वो लिखिए। तो इस तरीके से फिल्म की ड्राफ्टिंग की जाती है। तो इसको फॉलो करिए, ये इंटरनेशनल तरीका है। तो आप कभी भी गलत नहीं लिखेंगे अगर इस नियम को फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं करनी है, और वो है डोंट राइट लाइक अ डायरेक्टर। व्हेन आई एम सेइंग डोंट राइट लाइक अ डायरेक्टर, इसका मतलब ये होता है कि आप शॉट टेकिंग मत लिखिए, कैमरा मूवमेंट मत लिखिए। बहुत से राइटर ये गलती करते हैं, ठीक है, ये काम डायरेक्टर का है। आप कभी कभी चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक बार समा बांधने के लिए अगर आप लिख रहे हैं, मूड क्रिएट करने के लिए, तो ठीक है, बट क्लोजअप शॉट, मिड शॉट, crane moving, aerial shot, trolley shot, this is not your job. You are a writer, write like a writer. डायरेक्टर विल डिसाइड, वहाँ पे वो ट्रॉली लगाएगा, क्लोजअप लगाएगा, मिड शॉट लगाएगा, वो क्या करेगा, इज अ डायरेक्टर जॉब। एज अ प्रोफेशनल राइटर वी हैव टू राइट फॉर डायरेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर वी आर राइटिंग फॉर समबडी एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। सो हम डायरेक्टर के लिए लिखते हैं, और कहीं पे भी, कहीं भी किसी भी प्रकार का सिनेमैटिक डिस्क्रिप्शन कैमरा एंगल्स के लिए नहीं ज़रूरत है। कभी आपने कहीं पढ़ा होगा तो वो डायरेक्टर की स्क्रिप्ट होगी, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, लंबा मत लिखिए। एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, एक पेज जो होता है, एक पेज फॉर्मेट का, स्क्रिप्ट फॉर्मेट का जो एक पेज है वो 1 मिनट का है। तो 2 घंटे की फिल्म 120 पेज की होती है। 110 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, वो अलग बात है, बट 170 नहीं होनी चाहिए। विजुअली सोचेंगे, जब आप विजुअली ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो पन्ने कम होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना है आपको कि क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है। ओरिजिनल लिखिए, जितना भी आप ओरिजिनल लिखेंगे उतना अच्छा है। चलिए अभी के जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वो 2 चैप्टर हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वन इज स्क्रीन प्ले एंड सेकेंड इज आउटलाइन। दोनों को अच्छे से आपको समझना है। तो आउटलाइन समझने के लिए पहले आपको स्क्रीन प्ले समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन प्ले समझाता हूँ कि वो क्या है, और हिंदुस्तान में स्क्रीन प्ले का मतलब क्या होता है। हमारे हिंदुस्तान में बाहर वालों की तरह नहीं लिखा जाता है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन प्ले का लिखने का मतलब ये होता है कि एक आदमी सिर्फ फिल्म का डिस्क्रिप्शन लिखेगा, फिल्म में सीन के डिस्क्रिप्शन लिखेगा। वो एक फिल्म में 70 सीन होते हैं, तकरीबन 70, 60 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, बट तकरीबन 70 सीन कहा जाता है। तो एक फिल्म में जो 70 सीन है, वो 70 सीन में सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 20, सीन 30, सीन 35 क्या हो रहा है वो सीन में, माइनस द डायलॉग डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है सबसे पहले। उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं। एक बंदा होता है जो स्क्रीन प्ले का काम करता है, मतलब एक राइटर है जो स्क्रीन प्ले लिखने में माहिर है, वो सीन डिस्क्राइब करने में बहुत ही उम्दा होता है, उसका इंटेलिजेंस उसमें बहुत अच्छा होता है, तो वो काम करता है, स्क्रीन प्ले लिखता है। एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छे डायलॉग लिखता है, तो वो डायलॉग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वो सिर्फ डायलॉग लिखता है। हो सकता है वो दोनों व्यक्ति एक ही भी हो, वो अलग बात है।
स्टोरी लिखने वाला भी एक ही है, स्क्रीन प्ले लिखने वाला भी एक ही है, डायलॉग लिखने वाला भी एक ही है। और हो सकता है ये 3 इंसान अलग अलग हो। टेलीविज़न में होता है क्योंकि वॉल्यूम पर प्रोडक्शन होता है, तो एक नहीं बहुत से राइटर होते हैं और हर राइटर अलग अलग एरिया पे काम करता है। तो आप एक क्षेत्र में भी अच्छा कर ले जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपसे स्टोरी नहीं लिखी जाती, छोड़ दीजिए। आपसे स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, आप डायलॉग लिखिए। आपकी ज़बान बहुत अच्छी है, आप सोच अच्छा लेते हैं, आज बोल अच्छा लेते हैं, तो डायलॉग लिखिए। अगर आपका विजुअलाइजेशन सेंस बहुत अच्छा है तो आप स्क्रीन प्ले लिखिए। आप कहानी अगर सोच लेते हैं तो आप कहानी लिखिए, सिर्फ कहानी लिखिए। तीनों क्षेत्रों में पैसे अच्छे खासे हैं। तो अब हम आते हैं स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इज़ बेसिकली सीन बाय सीन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उस सीन में, पर्टिकुलर सीन में हो क्या रहा है और एक सीन का दूसरे सीन से क्या लिंक है, उस लिंक को बनाना और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना। उसमें कितने पात्र आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, उसको आप एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में जैसे हम लोग लिखते हैं ना, उस प्रकार से डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आप लिखते हैं। दैट इज़ व्हाट द स्क्रीन प्ले इज। लेकिन अगर हम जब पहली बार, क्योंकि सोर्स क्या है हमारा, कहानी, हमने कहानी जो लिखी थी उस कहानी के बेसिस पे हमने स्क्रीन प्ले लिखना शुरू किया। लेकिन जब हम स्क्रीन प्ले लिखने जाएंगे तो हो सकता है 20 स्क्रीन प्ले, मतलब 20 सीन लिखने के बाद हम अटक जाएं, 30वें सीन में अटक जाएं कि अब आगे कैसे आगे बढ़ें। बिगनिंग तो समझ लिया, सेटअप में गड़बड़ हो रही है, या सेटअप समझ लिया, मिड पॉइंट पे अटक रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आउटलाइन हेल्प करती है। अब आउटलाइन क्या करती है? आउटलाइन में बेसिकली जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसको आप स्क्रीन प्ले को लेकर, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो आप 1 लाइन में लिखिए। सीन 1 1 लाइन में लिखिए, उस सीन में आप क्या करने वाले हैं। सीन 2, ठीक है, पॉइंट 2, उस सीन में क्या करने वाले हैं। इस प्रकार से 3 पन्ने में या 4 पन्ने में आपका पूरा आउटलाइन बन जाना चाहिए। तो आप जब ग्लिम्स भी देंगे, जब आप उसको लिखने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी मूव करती हुई नज़र आएगी। तो जहाँ कुछ भी गड़बड़ हो रही है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद फिर इसको बेस लेकर आप स्क्रीन प्ले लिखिए, तब आप राइट जाएंगे। अन्यथा आप वाइल्ड इधर उधर भटकते रहेंगे। अगर आप आउटलाइन नहीं लिखेंगे तो पता चला 2 महीने तक आपने काम किया और आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। अब आपको शून्य से शुरू करना पड़ रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए अब 2 चीज़ों पे आप काम करिए। हाँ, मतलब आउटलाइन पे काम करना शुरू करिए। आउटलाइन जब हो जाएगा तो स्क्रीन प्ले लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है। तो डायलॉग राइटिंग देखिए 2 प्रकार की होती है। एक होती है फ्लैट और दूसरी होती है राउंड। फ्लैट का मतलब है सपाट, है ना, निर्जीव सी डायलॉग जिसमें कोई जान नहीं। तो स्वाभाविक है वो डायलॉग कोई अच्छे नहीं होते। करेक्टर अगर वैसे डायलॉग बोल रहा है तो उसमें खाली बस वो बोल रहा है, उसमें कोई भाव नहीं। राउंड डायलॉग जो होता है वो कंप्लीट डायलॉग होता है, इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ, है ना। उसमें अपनी पहचान झलकती है। पहचान मतलब उस किरदार की पहचान। बहुत ही मेहनत का काम है डायलॉग राइटिंग। उसको आप कैजुअली पन्ने भरने के लिए मत इस्तेमाल करिए। बहुत अध्ययन करिए, बहुत स्टडी करिए, लोगों को स्टडी करिए, उनकी ज़बान, उनके नुक्तों को इस्तेमाल करिए, उनके स्लैंग्स अगर वो बोलते हैं तो वो स्लैंग्स को याद रखिए। और जब भी आपको लिखने का मौका मिले तो जो आपने याद करके रखा है उसको कहीं नोट करके रखिए, फिर उस नोट को इस्तेमाल करिए। याद है मैंने आपको कहा था इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही ये है कि बंदा बोल कैसे रहा है ना।
तो वो आपका जो करेक्टर है, जब वो डायलॉग बोलेगा वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चा बच्चे की तरीके से बोलेगा, बड़ों की तरीके से नहीं। बहुत से राइटर गलत करते हैं, बच्चों से बड़ों के डायलॉग बुलवाते हैं, तो ये सही नहीं है। एक वर्किंग क्लास का बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नुक्तों का इस्तेमाल करते हुए, ज़बान का, परफेक्ट ज़बान का इस्तेमाल करते हुए डायलॉग बोल रहा है ना। बहुत से ऐसे राइटर हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो उसकी भाषा जो है बहुत ही खड़ी होगी, बहुत ही अलग किस्म की भाषा होगी, तो उसको समझिए, उसकी भाषा का इस्तेमाल करिए। तो चलिए डायलॉग पे काम करिए। डायलॉग बहुत बड़े मत रखिए, लंबे लंबे डायलॉग मत रखिए, छोटे क्रिस्प डायलॉग रखिए। पॉइंट जो आप कन्वे करना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, डायलॉग क्या कर रहे हैं, डायलॉग जो है वो कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन होने चाहिए। जैसे वो कम्युनिकेशन का मोटिव ख़त्म हो जाए, डायलॉग ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई भी सीन जिसको हम फ्लैट सीन कहते हैं, जब आप सीन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ्लैट सीन है, इट्स अ फंक्शनल सीन। फंक्शनल सीन कब होता है? जब स्क्रीन प्ले खराब लिखा गया, जब वो सीन पर्टिकुलर कोई काम नहीं कर रहा। अगर वो सीन को आप फिल्म से हटा दें तो कहानी में फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको हम फंक्शनल सीन कहते हैं। और फंक्शनल सीन के डायलॉग भी फिर फंक्शनल बन जाते हैं। एज ए डायलॉग राइटर, अगर आप मात्र डायलॉग भी लिख रहे हैं फिल्मों में, और अगर आपको कहीं वो फंक्शनल सीन स्क्रीन प्ले राइटर ने दिए तो आप उनसे बात करिए, उसको हटाइए। अगर आपको उतना अधिकार है तो आप अधिकार का इस्तेमाल करिए और उस सीन को हटाइए, उसकी जगह पे कोई मोटिवेशनल पर्पसफुल सीन क्रिएट करिए और लिखिए। चलिए डायलॉग पे काम करिए। मैंने आपको कहा जैसा, उसी अनुसार काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नामकरण का समय आ गया। आपका बच्चा तैयार हो गया, आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, तो नामकरण कीजिए। मतलब फिल्म का टाइटल डिसाइड करिए। जो आपकी कहानी का मेन टाइटल है वो सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कहानी के साथ उसका कोई लिंक होना चाहिए। तो टाइटल डिसाइड करिए। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो डिसाइड करिए। टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइटल होगा, मिसलीडिंग होगा, तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है वो गड़बड़ा जाएगी। तो मेक अ लिंक, सुंदर टाइटल, समझने वाला, जो लोगों को सरल तरीके से समझ में आ सके वो लिखिए। कहानी, टाइटल में ना कहानी छिपी होती है, तो वो कोशिश करिए कि क्या आप अपने टाइटल के माध्यम से कहानी बोल पा रहे हैं। कोशिश करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लॉग लाइन पर। लॉग लाइन क्या चीज़ है? जिसको वन लाइनर भी कहते हैं। बहुत से डायरेक्टर और एक्टर हैं, प्रोड्यूसर कहेंगे, जब आप उनके पास कहानी लेके जाएंगे तो वो बोलेंगे छोड़िए कहानी वानी हमें नहीं सुननी है, आप वन लाइनर बताइए कहानी का क्या है। नो, वन लाइनर का मतलब ये होता है कि पूरी कहानी को, अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले कहा था कि पूरी कहानी को सिनॉप्सिस में बताइए, मतलब एक पेज या आधे पेज में कहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पूरी कहानी को एक लाइन में कहिए। तो आपकी जो कहानी है वो एक लाइन में डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। एक स्त्री अपनी अस्मिता के लिए लड़ती है ना। पिंक फिल्म, आपके टाइटल के माध्यम से जैसे पूरी कहानी समझ में आए, वैसे आपके लॉग लाइन के माध्यम से कहानी समझ में आनी चाहिए। वैसे ही आपके लॉग लाइन के माध्यम से कहानी समझ में आनी चाहिए। तो वर्क ऑन योर लॉग लाइन, इट हैज़ टू बी इफेक्टिव
समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट व्हाट इज़ योर लॉग लाइन। आप एक लाइन में कैसे अपनी बात को कहेंगे, कभी कभी ये बहुत कठिन होता है, लेकिन कोशिश करिए। चलिए, तो आपने ड्राफ्ट लिख ली, बहुत अच्छी बात है, आपने फिल्म की स्क्रिप्ट लिख ली है। तो दूसरों को पढ़ाइए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाइए, जो भी आपकी कहानी को समझ सकता है, फीडबैक दे सकता है, वो उनको सुनाइए। जितना ज़्यादा फीडबैक आपके पास आएगा उतना अच्छा है। फीडबैक लेने के बाद आपकी कहानी पे रीवर्क करिए। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उनको नरेशन दीजिए। नरेशन देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद भी समझ में आने लग जाता है कि कहाँ आप खराब हैं, कहाँ आप वीक हैं, या कहाँ आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो अपनी कमियां अपने आप नज़र आने लगती है जब हम किसी और को सुनाने लगते हैं। जब हम सुनाते हैं तो हमें उसका इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। तो शुरू करिए काम, रीड्राफ्ट करिए वापस से, मतलब रीराइट करिए। रीराइट एज मैनी टाइम यू कैन राइट, जब तक आप लिख सकते हैं, जितनी बार लिख सकते हैं। छोटे छोटे पहलुओं को करेक्ट करिए। अगर 70 सीन है, 70 सीन में अगर 40 सीन सुंदर हैं, 30 बाकी जो बचे उन पे काम करिए। ऐसे धीरे धीरे करेक्ट करते जाइए। तो ड्राफ्ट से घबराइए मत। जितना ज़्यादा ड्राफ्ट बनाएंगे कहानी उतनी अच्छी बनेगी। चलिए शुरुआत करिए। तो खुशखबरी है कि आपने डायलॉग भी लिख लिए, तो अब तकरीबन आप मार्केटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जब भी किसी को अभी आप कहानी सुनाएंगे, राइटर को, सॉरी, किसी भी डायरेक्टर को या फिर प्रोडक्शन कंपनी को, तो पूरा पोथा लेके सुनाने जाएंगे ना तो वो सर फोड़ देगा, आपका भी अपना भी। ठीक है, तो वो सुनेगा नहीं, सुन भी नहीं सकता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपको छोटे में, कभी भी किसी को भी आइडिया सबमिट करना है तो छोटे में करना है, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस क्या है? पूरी कहानी का सारांश। आधे पेज या एक पेज में आपको सिनॉप्सिस लिखना है। कहानी जो आपने लिखी थी कहानी, उसको और छोटे में लिखना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है एक छोटे से। और फिल्म का ट्रीटमेंट जो नॉर्मली डायरेक्टर लिखता है वो आपका हेडेक नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास दृष्टिकोण है तो ट्रीटमेंट मतलब फिल्म चलेगी कैसे, विजुअलाइजेशन क्या है फिल्म का, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, जिस तरीके से नॉन लीनियर तरीके से चल रही है या लीनियर तरीके से चल रही है, फिल्म कैसी दिखेगी हूबहू, वो ट्रीटमेंट है फिल्म का। तो सिनॉप्सिस लिखिए, ट्रीटमेंट लिखिए, और सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखने के पहले आपको काम करना होगा टाइटल पर, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो फिल्म का टाइटल लिखिए। चलिए, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, अडॉप्ट करना, एडॉप्टेशन। कहीं भी कोई भी किताब से, कहानी से उसको फिल्म में रूपांतर करना बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत काम हुआ है इसमें। आई मीन, लेट्स पुट इट हैरी पॉटर, गॉन विद द विंड, या देवदास। तो ये सारी जो फिल्में हैं, चाहे वो सीरियल हैं, फिल्म है, जो कुछ भी है, वो उपन्यास से, नॉवेल से हिंदी में या मराठी में या जो भी भाषा में आप बना रहे हैं वो बनाई गई है। तो पहला काम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पहले आप उस फिल्म में देखिए ऐसी फिल्म अडॉप्ट कैसे की गई है, क्या एलिमेंट रखा गया, क्या नहीं रखा गया।
ठीक है। अडॉप्ट करते वक्त अगेन बेसिक चीज़ है कि उसमें जो वर्बोस चीज़ें हैं, जो ज़बान वाली चीज़ें हैं, है ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है ना, उसको विजुअल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। कहानी का सोल नहीं टूटना चाहिए, उसकी जो आत्मा है वो मरनी नहीं चाहिए। जो लेखक जिसने ये किताब लिखी है उसकी दृष्टिकोण क्या है, वो दृष्टिकोण, वो कहना क्या चाह रहा है, वो भाव, बिगिनिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो राइटर जो कहना चाह रहा है वही बात आपकी अडॉप्टेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए, वरना आप फेल हैं। तो अडॉप्ट करने वक्त याद रखिए कि क्या ले रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते वक्त कोशिश करिए कि कहानी की आत्मा नहीं मरे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि रीमेक कैसे लिखा जाए। रीमेक का मतलब है कि आप कोई भी इंग्लिश फिल्म से लेके या जहाँ से आपको राइट्स मिला है, या फिर साउथ से आप हिंदी में बना रहे हैं, या हिंदी से साउथ में बना रहे हैं, या मराठी से हिंदी में बना रहे हैं, हिंदी से मराठी में बना रहे हैं, कोई भी भाषा का रीमेक, जो फिल्म पहले बन चुकी है उसको जब आप बनाने जा रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं। मतलब सेम टू सेम कट पेस्ट कर देने से क्रिएटिविटी जनरेट नहीं होती है। याद रखिए हर जगह का ऑडियंस अलग होता है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर राइटिंग फॉर समबडी। हम अपने लिए नहीं लिख रहे होते, वी आर राइटिंग फॉर समबडी। तो वहाँ का स्वाद, वहाँ का कल्चर, वहाँ का टेस्ट, वो सारी चीज़ों को आपको समझना है और उसके अनुसार आपको अडॉप्ट करना है। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ रीमेक, देयर आर एक्सीलेंट रीमेक फिल्म। नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव होता है। मैं कहूँगा ये, आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है। तो आपके अनुसार जो भी आपको लगती है कि हाँ ये एक बेहतर रीमेक फिल्म है, ऐसी बहुत सी फिल्म देखिए। जब तक आप फिल्में देखेंगे नहीं, आप लिखना सीखेंगे नहीं। तो रीमेक पर अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, पहले बहुत सी रीमेक फिल्म देखेंगे। मतलब जैसे कोई तेलुगु से हिंदी में बनी है या हिंदी से तेलुगु में बनी है, तो पहले तेलुगु देखिए, फिर उसका हिंदीकरण देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, रीमेक में आपको बात समझ में आई। बहुत सी फिल्म को कंपेयर करिए, देखिए, आपको अपने आप बात समझ में आएगी कि क्या परिवर्तन ला के सुंदर फिल्म बनाई गई है। चलिए, हम ये मान के चलते हैं कि आपने कहानी लिख ली, आपने टाइटल डिसाइड कर लिया, आपने लॉग लाइन लिख लिया है, आप एक बॉन्ड स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हुए। तो किसी को भी सुनाने के पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कहानी को रजिस्टर करवाइए। तो हिंदुस्तान में ऐसे एसोसिएशन है, फिल्म राइटर एसोसिएशन, जहाँ पे आप आपकी कहानी को रजिस्टर करा सकते हैं। आप गूगल करेंगे, आपको फिल्म राइटर एसोसिएशन के कांटेक्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे आप कॉल करिए, संपर्क करिए, आप कहिए आप राइटर हैं, तो आपकी कहानी को वो बताएंगे किस ज़रिए से वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो जो भी वो तरीका है उस तरीके को समझिए, एसोसिएशन का मेंबर बनिए और अपनी कहानी को प्रोटेक्ट करिए। वो कॉपीराइट के रूप में आपकी कहानी प्रोटेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप बेफिक्र होकर किसी को भी कहानी सुनाइए, किसी को भी भेजिए, चुराने का डर नहीं है। और एक बात और भी मैं बता देता हूँ, आज की तारीख में जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो रजिस्टर्ड कहानियाँ ही सुनते हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा आपको रजिस्टर कराने के लिए। आप पहले रजिस्टर करवाइए अपनी कहानी को और फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप कि कैसे अपनी कहानी को मार्केट किया जाता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है रजिस्टर भी करवा ली, अब उसको आप मार्केट करेंगे कैसे। एक तो है प्रोडक्शन हाउसेस। हिंदुस्तान में बहुत प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आप उनको अप्रोच करिए, वहाँ जाइए, राइट व्यक्ति को मिलिए
बाकायदा वो लोग स्क्रिप्ट सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्क्रिप्ट नहीं सुनते हैं, बाकायदा सुनते हैं। वहाँ जाइए, उनको सुनाइए। अगर सुनने का प्रावधान नहीं है वहाँ पर, तो आपको ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, आप वहाँ पे मेल करिए, भेजिए, बार बार संपर्क रखिए। इरिटेट मत करिए उनको, परेशान मत करिए, लेकिन बीच बीच में जाइए, मिलिए। प्रोडक्शन हाउस कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी कहानी ज़रूर लेगा। दूसरा तरीका है डायरेक्टर्स को अप्रोच करना। वो डायरेक्टर जो आपकी जॉनर से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब ऐसी कहानी आपने जो लिखी है उससे जुड़ा हुआ कोई डायरेक्टर जो आपकी कहानी को पसंद करेगा, उसको ही संपर्क करिए। किसी भलते को पकड़ेंगे जो उसका जॉनर नहीं है, वो कभी आप पर कहानी नहीं सुनेगा और इंटरेस्ट नहीं रखेगा। तो फिगर आउट कि कौन सा डायरेक्टर है जो आपकी कहानी को पसंद कर सकता है, तो वहाँ संपर्क करिए, उनसे टच में रहने की कोशिश करिए, उनसे संपर्क स्थापित करिए। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ आपको पता चलेगी कि किस प्रकार से फला फला फिल्में बनी। दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू एक्सप्लेन यू इन दिस। तो आप गूगल करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी कहानियाँ इत्तेफाक से बनी है। मतलब जहाँ पे राइटर परसिस्टेंट रहे हैं, जिद्दी रहे हैं, अपनी बात पे अड़े रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ये डिसाइड किया कि उन्हें सक्सेस लेना है, पाना है, उन्हें मिला है। मेरी भी ऐसी जर्नी रही है, मैं भी बहुत स्टबन रहा हूँ, जिद्दी रहा हूँ, तो मैंने अचीव किया है, और आप भी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए मार्केटिंग स्टार्ट करिए। आपको पता है एलिवेटर पिच क्या होती है? एलिवेटर पिच वो पिच है कि जब कभी ऐसा मौका मिले, प्रोड्यूसर हुआ या डायरेक्टर हुआ, वो आपको लिफ्ट में मिल जाए, तो जितने समय पे लिफ्ट से लेके कार तक आप उसके साथ जब होते हैं, तब तक आप उसको कहानी सुना दीजिए, या लिफ्ट में ही उसे कहानी सुना दीजिए, और उसे पसंद आ जाए और वो कहे कि ठीक है, मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एलिवेटर पिच। यानी कि 30 सेकंड या 1 मिनट में पूरी कहानी बोलना। लोगों ने ऐसा किया है, तभी इसका नाम एलिवेटर पिच पॉपुलर हुआ। तो आप भी आपकी कहानी को इस तरीके से सुनाने के लिए तैयार रखिए कि कभी बाय चांस मौका मिल जाए तो आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करेंगे, क्या कहेंगे। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि दो भाई थे, वो बचपन में एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, यहाँ से शुरू करते करते 2 घंटा तक का आप कहानी सुना रहे हैं उसको। तो आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से किस्से मिल जाएंगे कि लोगों ने एलिवेटर पिच के माध्यम से अपनी कहानी बेच दी। आप भी बेच पाएंगे अगर आपके पास एलिवेटर पिच तैयार होगी तभी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख ली है और पिच भी आप कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों को परेशानी आ रही है, या कहीं हद तक आप अटक रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही सूरत में आप हमसे सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा और आपके ग्रोथ के लिए आपको मदद करूंगा। तो चलिए संपर्क करिए, टच में रहिए और अच्छा लिखिए। थैंक यू।